कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। कुछ खा पी के आए हैं? यस सर। तो आज हम लोग को क्या करना था? रिवीजन। सिविक्स का रिवीजन करना था। क्या करना था? सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र, जो हम लोगों ने पढ़ा था पहले। एक लेक्चर इसका, कई लेक्चर हो चुके थे, पूरा कंप्लीट हो चुका था। बिल वगैरह कैसे पास होता है, कैसे आता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। हुई थी डिस्कस? अब उसी को हमें आगे कंटिन्यू करना है। आगे कंटिन्यू क्या, उसको सारा पहले कैसे पढ़े थे हम लोग वो रिवाइज करेंगे। तो एक होता है कि हमारा संविधान। क्या होता है? संविधान को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान हमारा ऐसा है कि हमारा संविधान कैसे बना, कब शुरू हुआ, ये सारी चीजों का हम लोग को मोटे तौर पे कुछ चीजें याद रखने लायक हैं, वो हमें याद रखनी होंगी। जैसे हमारे संविधान को बनाने के लिए एक सभा, एक असेंबली का गठन किया गया। किसका? एक सभा का गठन किया गया। ठीक है, उसमें सारे लोग बैठते थे, आपस में बैठ के फिर बातचीत करके डिस्कस करते थे। ठीक है, यहाँ पे चेयरपर्सन बैठते थे, फिर इधर मेंबर बैठते थे, इधर मेंबर बैठते थे, इधर मेंबर बैठते, सारे मेंबर बैठते थे। ठीक है, अब ये पहली बैठक कब हुई थी? आप लोग बीच बीच में अगर चाहें तो नोट करते रहिएगा, जो आपको लगे ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। आप लोग को पता ही है कि इस समय हम लोग आजाद नहीं हुए थे। अब तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हम तो आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी। वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन द 15th of August 1947। अब इस संविधान सभा को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाया गया था। किसके तहत बनाया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाया गया था, जो कि जून 46 में आया था, 1946 में जून में आया था। अब पहली बैठक इसकी कब हुई? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 389 मेंबर्स थे। कितने सदस्य थे? कुल 389 सदस्य थे। ठीक है, कुल संविधान सभा को आप ऐसे लिख दीजिए, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब पहली बैठक 9 तारीख को हुई थी, दूसरी बैठक इसकी 11 दिसंबर को हुई। 11 दिसंबर को। लेकिन ये तारीख भी हमारे लिए बहुत ही महत्व की है। 11 दिसंबर दूसरी बैठक हुई। ठीक है, और पहली बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, जो कि बिहार से थे। इन्होंने क्यों बैठक की थी? क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग आदमी थे, और हम लोगों में फ्रांस के यहाँ में ऐसा हुआ था कि पहली सभा में जो सबसे बुजुर्ग आदमी था, सबसे सीनियर मोस्ट था, उसको ये मौका दिया गया था गार्जियनशिप करने के लिए या चेयर करने के लिए। तो उसी को हम लोगों ने फॉलो किया था, इसीलिए सिन्हा जी को पहली बार दिया। उसके बाद इलेक्शन हो गया था, तो दूसरी बैठक से हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आ गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक फन फैक्ट आपको बताऊं, बहुत ही मजेदार जानने योग्य तथ्य है कि यही संविधान सभा 2 तरीके से काम करती थी। जब संसद के रूप में काम करती थी, तब इसको जीवी मावलंकर चेयर करते थे आजादी के बाद, जब संसद के रूप में कार्य करने लगी। और इसके पहले जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के रूप में काम करती थी, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको चेयर करते थे। ठीक है, सेम जगह, सेम चेयर, सेम सब कुछ, आदमी भी सेम, मेंबर भी सेम, लेकिन उसको चेयर करने परिस्थिति से चेयरपर्सन का पोजीशन बदल जाता था। अब देखिए, 11 दिसंबर को हम लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। पंडित जवाहरलाल
ये कौन है? हाँ तेज से बोलिए। भारत के प्रथम नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें क्या किया था? एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। क्या किया था? वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल करके हमारा प्रियम्बल बना। प्रियम्बल को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। क्या बना? We the people of India have solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, and to promote among them all equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. On this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ठीक है? आप में से एक दो लोग आपको याद है? दो चार लोग और याद कर लीजिए तो थोड़ा बात बन जाए। इसे याद करने के लिए कुछ करना नहीं है। कैसे याद करना है? कहीं लिख के लगा लीजिए, सुबह उठिए, एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए, फिर 1-8 महीने में याद ही हो जाएगा। तब तक नहीं याद होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में अपने को याद करना है। अपन तो कई सालों से विद्यालय आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रार्थना तो सही से याद नहीं हो पा रही है। तो संविधान सभा के बारे में ये पूरा 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में। संविधान को बनाने में। और संविधान बनाने के लिए बहुत सारी कमेटियों का गठन किया गया था। कुल मेजर 6 कमेटियां थी, 7-8, और उसमें भी छोटी छोटी माइनर सब कमेटीज बनी हुई थी। ठीक है? तो उन कमेटियों में सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी कौन सी? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर कौन किया था? अब इसको मिटा दे रहा हूँ, मिटा दो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं? किसको किसको समझ में आ रही है, किसको किसको नहीं समझ में आ रही है? थोड़ा क्लियर हो जाए मुझे भी। आपको समझ में आ रही है और किसको नहीं आ रही है? चल आ रही है? नहीं समझ में आ रहा? बहुत अच्छा। आपको समझ में आ रहा है? आपको नहीं समझ में आ रहा है? क्यों समझ में आएगा? जब आप लोग घर में कभी किताब नहीं खोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? उस दिन मैंने पढ़ाया था, उसके बाद आज किताब मैं इस चीज पे बात कर रहा हूँ, कैसे समझ में आएगा? मेरी गलती है ना? संचालन समिति संविधान में कुल कितने 22 भाग हैं? कितने भाग हैं? 22 भाग। और अनुच्छेद कितने हैं? अभी 450 के आसपास हो गए हैं, उस समय थे 395। ठीक है? और क्या था उस शेड्यूल को क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुसूची। अनुसूची कितनी थी? 12 अभी है, उस समय 8 थी। ठीक है? आज अब की स्थिति और तब की स्थिति, पहले दिन और आज की स्थिति में अंतर है। अब 22 भाग तो हैं, ये 450 के आसपास है, और ये है 12। ठीक है? फिक्स संख्या। अब इसमें संचालन समिति जो थी उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड कर रहे थे। संचालन समिति कौन हेड कर रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति जो थी उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है? और तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। 2 चीजें राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, संचालन समिति और तदर्थ झंडा समिति। कौन कौन सी? संचालन समिति और तदर्थ झंडा समिति। कौन कौन? तदर्थ झंडा समिति, फ्लैग कमेटी और संचालन समिति। ठीक है? कोऑर्डिनेशन का काम। और संघ, जहां संघ शब्द आ जाए वहां जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, संघ और राज्य। ठीक है? प्रांत आ जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संघ समिति कौन कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति कौन कर रहा था? सबसे महत्वपूर्ण इसमें थी प्रारूप समिति। इसी को
देखो संविधान सभा की नींद आ रही है, सो जाओ, नींद आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, गत्ता है। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण समितियों में समिति थी। संघ शक्ति, संघ शब्द आ गया तो कौन कर रहा है, पहले प्रधानमंत्री कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सदन समिति लाल बहादुर शास्त्री तो उस समय नहीं थे किसी में। वी पट्टाभी सीतारमैया, प्रांत जब शब्द आएगा तब सरदार वल्लभ भाई पटेल। सदन समिति है तो ये पट्टाभी सीतारमैया, ये कांग्रेस के लीगल मतलब ऑफिशियल इतिहासकार भी थे, ठीक है। इनकी किताब 1957 में 58 में छपी थी। ये वैसे मध्य प्रदेश के डॉक्टर थे, इनका पेशा डॉक्टरी था। अब देखिए अनुसूचियां कुल कितनी है इसमें, कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी अभी है, आज की डेट में कौन कौन सी है, 12 है। कितनी है, 12 है। पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, सब याद है आप लोग को। ये मैंने लिस्ट लिखवाया था एक दिन, खोलिए निकालिए लिस्ट, लिस्ट लिखवाया था, निकालिए लिस्ट, लिस्ट निकालिए। कर लिया रिवीजन आप लोग, हुआ थोड़ा बहुत तो होगा, मिल ही नहीं रहा। अनुच्छेद में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे लिए कितने मूल अधिकार हैं, कितने मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं। कितने हैं, 6 मूल अधिकार हैं। मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, मूल कर्तव्य दिए हैं आर्टिकल 51A में। और ये आर्टिकल मूल अधिकार दिए हुए हैं लेके 35 तक, 12 से 35 तक। 12 में तो वैसे सरकार मतलब सरकार की डेफिनेशन ही है, तो 12 से 35 तक मान लीजिए। अब देखिए इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है, ये आर्टिकल में दिया हुआ है कौन कौन से में, 1 से लेकर के 4 तक में। फिर नागरिकता, ये भी मैंने लिस्ट लिखवाया था, नागरिकता 5 से 11 तक। फिर फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, मतलब जो अधिकार ऐसे हमेशा जीवन में मिलते हैं बच्चे को, वो मूल अधिकार होते हैं। मूल अधिकार 12 से लेकर के 35 तक, ठीक। अब इसके बाद डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आ जाएंगे आपके 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसी पॉलिसीज राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए पहले बात आप समझिए, राज्य मतलब, राज्य का मतलब यहाँ देश से होता है, राज्य के, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ऐसे तत्व जो राज्य के लिए मतलब देश के सरकार के लिए है, वो नीतियों का निर्धारण करती है, उसमें निर्देशक का काम करेगी, मतलब गाइडेंस का काम करेगी। जब सरकार का क्या काम है, नीतियों को बनाना, सरकार नीतियां बनाती है, राज्य मतलब सरकार, ठीक है, सरकार क्या बनाती है, नीति बनाती है। वो कैसी नीति बनेगी, किस तरीके की नीति बनेगी, अच्छी बनेगी खराब बनेगी, उसके लिए कुछ हमारे लिए, जैसे कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है ना। ये सब क्या है, ये मोरल वैल्यूज हैं, ये ऐसे तत्व हैं जो आपके जीवन में डाले जाते हैं, जो आपको अच्छा नागरिक बनने के लिए रास्ता दिखाते हैं। वैसे ही सरकार कोई गलत काम ना करे, सरकार
कोई ऐसा काम न करे जिससे नागरिकों को समस्या हो, उसके लिए उसे निर्देश दिए गए हैं नीति निर्धारण करने के लिए। तो उन निर्देशों को ये कोई कोर्ट में इसके लिए नहीं जा सकता है कि ये फलाना चीज का नहीं हुआ, ये चीज नहीं हुआ, लेकिन इसको सरकार इंप्लीमेंट करेगी और अपने नीतियों को निर्धारित करते समय, नीति बनाते समय इसका ध्यान रखेगी। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा मनरेगा में नौकरी करने को मिलता है ना, इनका वो अनस्किल्ड लेबर है, मतलब कि गैर कुशल, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई ऐसी चीज जैसे बिजली का लाइट बनाना और कुछ काम करना, इस तरीके का ये सब स्किल में आता है, ठीक है। लेकिन कोई भी जिसके पास स्किल नहीं है, जो मैनुअल काम करता है, जैसे मिट्टी खोद के यहाँ से वहाँ डालना, गड्ढा खोदना, कुआं खोदना, ये सारा एक जगह से वहाँ मिट्टी ले जाना या सामान ले जाना, कुछ ऐसे भी, तो इस तरीके से जो काम है वो सारा काम करवाया जाता है 100 दिन के अंदर 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। आपको साल में 100 दिन, किसको? हर आदमी को, हर आदमी को नहीं, परिवार के किसी एक आदमी को, ठीक है। जब परिवार का कोई भी एक आदमी मनरेगा में चाहे तो एनरोल हो सकता है, उसे दैनिक मजदूरी और ये सारी चीजें मिलेंगी। 15 दिन के अंदर अगर काम नहीं मिलता है तो फिर उसको राज्य सरकार पैसा देती है। अब तो ये सारे कानून जो हैं, और हमारे यहाँ जो ग्राम प्रधान का इलेक्शन होता है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये सब भी नीति निश्चित तत्वों से ही आया है। और मनरेगा का भी कॉन्सेप्ट, और जैसे शिक्षा में जो कानून बना हुआ है वो भी लिंक्ड है उससे, और बाल वाटिका वाला भी लिंक है। तो अभी यूसीसी जो चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, गोवा में है, अभी पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात चल रही है, समान नागरिक संहिता, तो वो भी इसमें आएगा, आर्टिकल 44 में दिया हुआ है। और 0 से 6 साल तक के बच्चे को लुक आफ्टर करने के लिए, उसका टेक केयर करने के लिए पेरेंट्स को गाइडलाइंस दी गई है, वो आर्टिकल 45 में दी गई है, 45 में। बात समझ में आ रही है? कुछ जो जैसे बता रहा हूँ वैसे उसको समझते चलो, याद करते चलो। अब जैसे हमारे यहाँ राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। क्या है? राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स में एक बार अच्छे से डिस्कस कर दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। जो आप लोग को नोट करने लायक होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने साथ साथ नोट कर लिया होगा। रिवीजन का मतलब तो ऐसे फटाफट ही होता है ना, फटाफट ही होता है रिवीजन। तो क्या पढ़ना था हम लोग को? मूल अधिकार। आप लोगों की किताबों में भी पीछे दिया हुआ है मूल अधिकार। हम लोग किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। मूल अधिकार, पहला मूल अधिकार क्या है? राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी को क्या कहते हैं? समता का अधिकार, समता का अधिकार। ये है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। इसमें क्या है कि हर आदमी कानून के नजर में, देश के नजर में, सरकार के नजर में समान है, बराबर है। कोई बड़ा छोटा, कोई अमीर गरीब, कोई भी जाति पात, किसी भी तरीके कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है। बेटा लिख नोट करते चलो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। राम कथा थोड़ी चल रही है कि फूल चढ़ाओ। अब देखिए इसके बाद क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार अगर कोई है तो ये है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल कौन से कौन? 19 से लेकर के 21 तक है। आर्टिकल 19 से लेकर के 21 तक। इसमें हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता, हवा में सांस लेने की स्वतंत्रता, स्कूल जाने की कोई बात छुपाने की, कोई बात बताने की, शादी करने की, मरने की, जीने की, खाने की, पीने की, कुछ भी बोल पाने की, कुछ भी सुन पाने की, सारी टीवी देखने की, खेलने की, कूदने की सारी स्वतंत्रता इसमें दी हुई है। सरकार की आलोचना तक करने का इसमें अधिकार प्राप्त है। आप अपनी बात, अपनी विचार रख सकते हैं।
ठीक है। अब अगला जो है तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके लिए कौन कौन से जिम्मेदार हैं? कौन कौन से आर्टिकल आएंगे बच्चा? 22, 23 और 24 आएंगे। 23 और 24, यहाँ 21 नहीं, यहाँ 22 रखूंगा। ठीक है। 22 आर्टिकल क्या है पता है? 22 आर्टिकल में बोले जैसे पुलिस आती है किसी को गिरफ्तार करने के लिए, तो उसे कारण बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। जैसे किसी को पुलिस वाले उठा के नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है। लिसन, कभी पुलिस वाले आए और कहें दरोगा जी की बैठो किशन जी चलते हो, बैठ मत जाना। मतलब जी बिस्कुट पानी खा के जाना है। बिस्कुट पानी खा रहे? अजी तुम्हारे यहाँ खा लेते होंगे क्योंकि तुम बेकार। मतलब जी चाय पिए? अजी झूठ बोलो, पुलिस की चाय अच्छी नहीं होती है। हाँ। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें 23 और 24 में क्या है? 24 में चाइल्ड से जुड़ा हुआ है, चाइल्ड लेबर और ये तमाम सारी चीजें जो हैं, एक्सप्लोसिव। पेन खाओगे बिटिया? एक्सप्लोसिव चीजों में उसका कोई काम ना करे। 23 में क्या है कि जैसे महिलाओं का देह व्यापार पुरुषों का भी हो जाता है, या उनका ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारी चीजें ना। जैसे खरीदना बेचना, कई बार क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चों को आदमी यहाँ से चुरा के ले जाएगा, कहीं और बेच देगा, होता है ना। ये सारी चीज़ों का प्रोहिबिशन है, ये चीज़ें ना हो, इसके लिए प्रावधान किया गया है। एक दिन तो विपिन को भी उठा ले गई थी, लेकिन पंकज जाके छुड़ा के लाया ना। पंकज यही बता रहा था ना। अब उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे पास ये भी स्वतंत्रता है कि हम कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है ये? आर्टिकल 25 से लेकर के कहां तक है? 25 से लेकर के ये होगा 28 तक। हाँ, 29-30 अलग है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या आ जाएगा कि किस किस तरीके से आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसकी बातों का अपने जीवन में त्योहार मना सकते हैं, उसको अपने जीवन में उसके हिसाब से जी सकते हैं। अब उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब कल्चरल मतलब सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक, या क्या है इसका हिंदी? शैक्षिक मान लो अधिकार। ये आर्टिकल 29 एंड 30 होगा। तो अब इसमें क्या होता है कि हम अपने कल्चर को सही तरीके से उसका पालन कर सकें, और जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी लोग हैं, जैसे भाषा में माइनॉरिटी, धर्म में माइनॉरिटी, वो सारे लोग अपना सही से भाषा और धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण अगला है छठा और आखिरी। पहले 7 थे, 31 पे भी रोल नंबर 31 कह रहा हूँ मैं, आर्टिकल 31 था। आर्टिकल 31 में उसे हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन से। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसे हटा दिया गया। वो था लैंड का राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब कि संपत्ति का अधिकार। ठीक है। अब ये नहीं है, संपत्ति का अधिकार अब आज की डेट में नहीं है, ये लीगल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 300A। ठीक है। अब देखिए कौन सा था? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचारों का
अधिकार। ये सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 32। इसको डॉक्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की आत्मा है। वही संविधान क्या है कि ऐसी कंडीशन दी जा सकती है ना कि सरकार आपके सारे अधिकार छीन ले, लेकिन अधिकार छीन लेगी, आपके अधिकारों का क्रियान्वयन यहाँ से होगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। अगर आपको कोई चलते गाली दे दिया, या आपके अधिकार आपको सरकार नहीं दे रही है, कोई व्यक्ति ने आपके अधिकारों का हनन कर लिया, तो आप किसके पास जाओगे? आपके पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने का पावर है, आपके पास ये रास्ता है। ये रास्ता संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपको देता है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोर्ट में जा सकते हो। किसके पास जा सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो। अब बताइए आप लोगों को ये सारी बात, ये मूल अधिकार समझ में आए? एक एक मूल अधिकार का मैं बहुत डिटेल में लेक्चर ले सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपके कम से कम 2-3 घंटे चले जाएंगे, कम से कम 2-3 घंटे। केसेस हैं, सब केसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक एक चीज़ पे डिस्कशंस हैं, डिबेट्स हैं। अब अभी भी आर्टिकल 21 पे इतनी सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं, 19 पे इतनी ऐड होती हैं, 20 में ऐड होती रहती हैं। सबसे इसमें ज़्यादा डिबेटेबल ये है, सब जगह इस पर परिचर्चा होती है, रोज सुप्रीम कोर्ट नई नई चीजें इसमें देता रहता है। और आर्टिकल 21A याद कर लीजिए, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन आपको दिया गया है, RTE। ये बात नोट हो गई है? आगे बढ़ूं? मिटा दूं? चलिए, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब अपने DPSP में आ जाएंगे। राज्य के, आवाज नहीं बेटा, राज्य के नीति, नीति की स्पेलिंग सही है? इसको DPSP लिख के भी याद कर सकते हो। अब ये क्या होते हैं, इनको आर्टिकल कहाँ से लिया गया है? 36 से लेकर के 51 तक है। इनमें सारे मैं बोलूंगा नहीं, जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जो लगेंगे कि ये आपके जीवन में काम आ सकते हैं, मैं उनकी संख्या लिखता जाऊंगा। जैसे इस बार आपके परीक्षा में आर्टिकल 44 आ सकता है। 44 क्या है? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और 45वां कौन सा है? 0 से 5 साल 6 साल तक के बच्चे के लिए उसका लोकार्पण करने के लिए प्रावधान है। और इसी तरीके से और प्रावधान है, जैसे पर्यावरण से रिलेटेड है। और 51 है कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए भारत अपने तरफ से प्रयास करेगा। और पंचायती राज को लेकर के 40 में है। 41 में मनरेगा वाला है। 39A में है आपको समान कार्य के लिए समान वेतन। ऐसा होता है कई बार कि दिन भर काम करने के लिए पुरुषों की मजदूरी अलग होती है, महिलाओं की मजदूरी अलग होती है। महिला काम करेगी तो उसे 200 रुपये देंगे, पुरुष काम करेगा तो उसे 300-400 रुपये दे देंगे। ऐसा होता है? बहुत आम। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान में प्रावधान है कि आर्टिकल 39A के तहत समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए। अगर सेम काम किया है किसी पुरुष ने, जितना उसको मिल रहा है उतना ही महिलाओं को मिले। बड़ी बड़ी कंपनियों में भी जो महिलाएं काम करती हैं तो उनको कम सैलरी मिलती है उसी काम का, उसी पद पे पुरुष रहता है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अब अपने यहाँ ऐसा नहीं है। सरकारी तौर पे ऐसी चीज़ें खत्म हो गई हैं, जैसे अब खत्म हो गई, ऐसा है नहीं। ऐसा आपको देखने को मिलता है। इसीलिए सरकार ने प्रावधान बनाया कि ये साक्षी जी को ऐसा लगता है, महसूस होता है, तो इसे खत्म कर दिया जाए। ये गलत था ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसमें DPSP का प्रावधान में इसको लिखा गया, डाला गया। ठीक है, अब मैडम को मुझसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। मैडम महिला है, मैं पुरुष हूँ,
इवन विपिन सर से भी ज़्यादा सैलरी मिलती है मैडम को। सबसे कम सैलरी मुझे मिलती है। जी कितनी कितनी मिले? 10 रुपए, 10 रुपये तो सर जी मेरे जेब में ऊपर ही होंगे। बस उतने ही हैं अपने। सर जी गिर गए। लेकिन 10 रुपए से ज़्यादा करोड़ों रुपए की तो तुम्हारी कीमत है कि नहीं? बताओ। हाँ ना हो तो तुम बता दो भाई। मैं बताऊं? तुम्हारी कीमत कितनी है? मेरी होगी 5-6 करोड़। 5-6 करोड़। तो मेरी सैलरी 5-6 करोड़ हो गई। और ऐसे कितने लोग हैं यहाँ? 40 लोग हैं। तो 40 करोड़ मारे। अरे और हो गए 40 गुणे 5-6 करोड़, 200-250 करोड़ हो गए। 240। हाँ अच्छा, अगर हो गए तो ये कर लेंगे अब क्या? 2-2 पेज करने हैं आज तो। हाँ तो सर जी एक एक कर लेंगे इंग्लिश का भी आप कर दो। हाँ लेकिन अब आवाज़ आपके मुंह से नहीं आनी चाहिए। क्लियर? बहुत अच्छा, बड़े जल्दी क्लियर हो गया। मौलिक कर्तव्य। इसके लिए आर्टिकल 51A है। कौन सा है? 51A। आप लोग अगर आर्टिकल भी याद रख के लाइनें याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। इसमें आपके किताबों में भी आगे पीछे दिया होगा। जैसे ये इंग्लिश की किताब है, देखो इसमें दिया है, देखो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दिया हुआ है। ये दिया हुआ है सबसे पहले ही, ड्यूटीज ही तो है या फंडामेंटल कर्तव्य ड्यूटी, ठीक है। To abide by the Constitution of India and respect the ideals and institutions of the national flag, cherish fellow noble ideals, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। प्रेम्बल भी आपको देखो इसमें दिया हुआ है। आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, लेकिन आप लोग याद नहीं करोगे, मुझे पक्का पता है। कौन कौन मुझे गलत साबित करने में करेगा? कोई है ऐसा? इतना अभी रखें, आगे कल करें, ठीक है। मौलिक कर्तव्य तक हम लोगों ने कर लिया है, इसके आगे कल करते हैं, ठीक है। कैमरा